जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने सीयूईटी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स की आज हम लोग की सेकेंड क्लास है और आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज यूटिलिटी एनालिसिस। कल हमने आपके साथ में सिलेबस का इंट्रोडक्शन किया था, हमने आपको कुछ बेसिक्स सिखाए थे। हम एक बार फर्स्ट क्लास के नोट्स ओपन कर लें आपके साथ। हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि हमारे सिलेबस में ब्रॉडली 3 हेड्स हैं। एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है जिसके अंदर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और यूटिलिटी और डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस एंड डिमांड, ये चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने थे माइक्रो के अंदर में। फिर इसके बाद मैक्रो के अंदर में जैसा क्लास 12 का पूरा सिलेबस होता है जिसके अंदर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, एडीएएस, मनी एंड बैंकिंग, ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो कि अगेन हम लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना होता है। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन के साथ में स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था पिछली क्लास में। थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ शुरुआत किया था और इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पिछली क्लास में पढ़ा था। आज के सेशन में हम लोग डिमांड और यूटिलिटी एनालिसिस, बेसिकली हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस के साथ में स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तैयार? ओके। यूटिलिटी एनालिसिस। चलिए आप लोग बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड। जिन लोगों को नहीं पता है हम लोग को और ब्रॉडली बताते हैं। यूटिलिटी बेसिकली क्या है? यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड और अ सर्विस। जब भी कोई गुड या सर्विस हम लोग कंज्यूम करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हमको भूख लगी है, हमने खाना खाया, तो उस खाना खाने से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन वो वेरी कर सकता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, गुड टू गुड। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको क्या पसंद है, नाश्ते में क्या पसंद है? नाश्ते में कुछ भी, डोसा, से फॉर एग्जांपल उनको डोसा पसंद है, ठीक है। अब आपको अगर सुबह सुबह खिचड़ी मिल जाए और एक तरफ सुबह सुबह डोसा मिल जाए तो दोनों से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन दोनों की सेटिस्फैक्शन की यूटिलिटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? होगी। एक तरफ आपको कुछ एक नॉर्मल सा फूड मिल जाए और एक तरफ कुछ एकदम बढ़िया आपका फेवरेट वाला छोला भटूरा और वो सारी चीजें। देखो सुबह सुबह के टाइम में भूख मत, तुम लोग इमेजिन मत करने लगना, पता चला भूख लग गई। तो हम कह सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी होती है, वैसे ही सर्विसेज की भी यूटिलिटी होती है। जैसे आई एम टीचिंग यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, आई होप। हाँ, तो आई विल बी टीचिंग यू विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड, इसकी भी अपनी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी इसी चीज का एक मेजरमेंट है, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिलती है? वी हैव अ वांट, और जब वो वांट पूरी हो जाती है देन वी फील सेटिस्फाइड। ठीक है, जैसे हमारी वांट है, यू हैव वांट ऑफ नॉलेज, आई एम गिविंग यू अ सर्विस एंड यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड कि हाँ हमारी वो वांट पूरी हो गई। वैसे यू वांट फूड, यू गेट फूड, यू आर सेटिस्फाइड। तो वो जो सेटिस्फैक्शन पूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। और उसको मेजर करने के क्या क्या तरीके होते हैं, या जैसे अगर हमने कहा कि आपको डोसा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर पेइंग फॉर डोसा, बिकॉज घर पे तो आप डोसा के लिए पे नहीं कर रहे, घर पे तो आपको जितना मिल रहा है बस लाते जाओ जब तक भूख ना पूरी पूरी शांत हो जाए। लेकिन इफ यू आर से फॉर एग्जाम्पल एट अ रेस्टोरेंट एंड यू आर पेइंग फॉर डोसा, नाउ व्हाट विल हैपन कि आप उसको देखते हो कि हमें कितना डोसा कंज्यूम करना है या कितना नहीं करना है। आपने एक डोसा खाया और हो सकता है उसके बाद थोड़ी सी भूख बाकी हो, यानी दूसरे डोसे का थोड़ा हिस्सा आप खा सकते हैं, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा, है ना, जबकि पैसा उतना ही लगेगा। मान लो हमने कहा 150 का एक डोसा है तो हम लोग थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी अपनी भूख लगभग शांत हो चुकी है। तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसकी यूटिलिटी अब मेरे लिए बहुत कम है लेकिन उसका पैसा उतना ही है, तो वाई टू परचेज इट। तो हो सकता है कि हम एक डोसा ही खा करके अपना मन भर ले, हाँ ठीक है अब हमको और की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे डोसे के लायक पूरी भूख नहीं है। यस और नो? तो वो अपने मन में कहीं ना कहीं एज अ कंज्यूमर चलता है। ये चैप्टर हम लोग को ये सिखाता है कि हमें
कितना कंजम्पशन करना चाहिए किसी भी गुड का, किसी भी गुड का हमें कितना कंजम्पशन करना चाहिए, और उससे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन के साथ में। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी, इट रिफर्स टू satisfaction derived from the consumption of a good or service. It refers to satisfaction derived from the consumption of a good or service. किसी गुड या सर्विस से डिराइव होने वाली जो भी सेटिस्फैक्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। अच्छा, ये हो गया आपका यूटिलिटी। फिर उसके बाद है कि यूटिलिटी को मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यूटिलिटी को मेजर करने के ब्रॉडली दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच और एक होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। कौन कौन से बताइए? कार्डिनल और ऑर्डिनल। क्या होता है कार्डिनल? अगर हम यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में मेजर करें, जैसे अगर हमने कहा कि हमने ये गुड कंज्यूम किया, ठीक है, हम ये गुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो इसकी यूटिलिटी को हमने नंबरिंग दे दिया कि इससे हमको 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, इससे हमको 30 मिल रहा है, इससे हमको 40 मिल रहा है। अच्छा, हमने इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया यूटिल्स। यूटिल्स क्या होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल, हाँ, यूटिलिटी का मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होती है, जैसे अगर हमको लेंथ को नापना हो, कपड़े की लेंथ को नापना हो तो मीटर में नापते हैं, वैसे करके स्पीड नापना हो तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में नापते हैं, वेट को नापना हो तो किलोग्राम में नापते हैं। तो हर एक चीज को मेजर करने की अपनी एक यूनिट होती है। तो वैसे यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं यूटिल्स। तो हम लोग जब कहते हैं यूटिलिटी 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो हम कहेंगे 20 यूटिल्स, 30 यूटिल, 40 यूटिल, 50 यूटिल्स। ये परसेंटेज नहीं है, ये यूनिट है। ठीक है, जैसे 20 यूटिल, 30 यूटिल, 50 यूटिल। ठीक है, जैसे हम लोग 20 केजी, 50 केजी, 60 केजी कहते हैं, वैसे 20 यूटिल, 40 यूटिल, 50 यूटिल, इस प्रकार से। ठीक है, तो यूटिलिटी के बाद अगला क्या है? यूटिल्स। इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ। ये थोड़ा सा डिले होकर के आ रहा है, हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं। हाँ, कल सही आ रहा था, सिस्टम है, इसकी मर्जी। आज इसको चैप्टर पसंद नहीं आया, वो कह रहा हम नहीं कोऑपरेट करेंगे। तो दिस इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोचेस होते हैं। यूटिलिटी को ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ। तो यूटिलिटी इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिल्स, इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हमने आपसे कहा कि यूटिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। कौन से दो अप्रोचेस हो सकते हैं यूटिलिटी को मेजर करने के? एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। कौन से दो अप्रोचेस होते हैं? एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच was developed by Alfred Marshall and ordinal approach was developed by Alan Hicks.
तो इसीलिए इसे मार्शेलियन अप्रोच और इसको हिक्सियन अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है कार्डिनल अप्रोच? अगर हम नंबर्स के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। जैसे अगर हमने कहा कि यूटिलिटी 10 यूटिल्स है, 20 यूटिल्स है, 30 यूटिल्स है, 50 यूटिल्स है, अगर नंबर के तौर पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो इट इज कार्डिनल अप्रोच। और जब भी कंपैरिजन करते हैं, जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। जैसे हमने आपसे कहा कि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, इसकी यूटिलिटी कम है, इसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है, इस प्रकार से अगर हम कंपैरिजन करें अलग अलग गुड्स के अंदर में तो उसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी का मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो व्हेन यूटिलिटी इज मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, when utility is measured in quantitative form, जब भी यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं उसे कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। और जब भी यूटिलिटी का मेजरमेंट हम कंपैरिजन करके करते हैं, when utility is measured by comparison sorry by comparison between goods, it is called as कौन सा अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच। अच्छा, इसी को हम लोग रैंकिंग मेथड या रैंकिंग अप्रोच भी कहते हैं। इसी को हम लोग रैंकिंग अप्रोच भी कहते हैं। रैंकिंग अप्रोच किस लिए? क्योंकि इसमें हम लोग रैंकिंग करते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी ये बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है, ऐसे करके। अच्छा, हम लोग का पूरा चैप्टर इन्हीं दो हेड्स में डिवाइडेड होता है, कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। तो हम लोग शुरुआत किसके साथ कर रहे हैं? कार्डिनल अप्रोच के साथ। कार्डिनल अप्रोच के कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे, सबसे पहले उनको सीख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम बताइए? मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, ये शब्द याद रखिएगा हमेशा, मार्जिनल। और पूरे इकोनॉमिक्स में जहां भी शब्द मार्जिनल इस्तेमाल होता है ना, तो मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट। बोलो क्या? वन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल, एक एडिशनल यूनिट अगर आप उसमें जोड़े तो क्या अंतर आएगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? जैसे हमने कहा कि आपने एक डोसा कंज्यूम किया, उससे आपको मिले 100 यूटिल्स, हम उसको यूटिल्स के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, तो कितनी यूटिल्स मिले? 100 यूटिल्स। लेकिन दूसरे वाले डोसे से थोड़ा कम मिलेगा। अब हमने कहा 2 डोसा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको 140 यूटिल्स मिलता है। कितना? 140। तो दूसरे वाले से एक्स्ट्रा कितना मिला? 40, 40 है ना, 140 माइनस 100, तो उसे हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। इसको अगर हम लोग ऐसे करके लिखें, जैसे हमने यहां पे लिखा यूनिट्स, इसके बगल में लिखा टीयू। टीयू का मतलब हो गया टोटल यूटिलिटी, कि आपको कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो एक यूनिट कंज्यूम करने पे आपको 100 मिल रहा था, एक यूनिट पे कितना मिल रहा था? 100। और 2 पे कितना मिल रहा है? 140 से फॉर एग्जांपल। 3 पे मिल रहा है 110, सॉरी 3 पे मिल रहा है 150। 4 पे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उतना ही रहेगा। और ज्यादा डोसा खा लो तो नुकसान भी कर जाएगा ना मारो, है ना। तो मान लो से फॉर एग्जांपल अगर हम एक और खाते हैं तो वो 90 हो जाएगा, क्यों? नुकसान कर जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं एमयू से। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? 100, दूसरे वाले का 140 माइनस 100
कितना हो गया 40, तीसरे वाले का 150 माइनस 140 10, चौथे वाले का 150 माइनस 150 0, 90 माइनस 150 माइनस 60, यानी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग फॉर्मूला वाइज कैसे करके कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि एम यू एन, देखना ध्यान से, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। बोलो क्या, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। ठीक है बात। अब सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द सेटिस्फैक्शन, आप लोग साथ साथ में लिख भी सकते हैं, इट इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम consumption of one additional unit of a good। Satisfaction derived from consumption of one additional unit of a good। अगर एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करें तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है यहां तक की बात। अच्छा आगे देखते हैं। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी एक टर्म है, वैसे एक टर्म है आपका टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा बताओ, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड, जितना हमको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ all the units, from consumption of all the units of a good। किसी गुड की सारी यूनिट को अगर मिला दें तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे क्या कहते हैं, टोटल। पहले से हमको हुआ 100, दूसरे से 140 नहीं हुआ, दो मिला करके टोटल आपका जो हुआ वो हुआ 140। हाँ? दूसरे से टोटल, हाँ तो दूसरे वाले का 50 एक्स्ट्रा कहलाता। जो दूसरे वाले का, अगर मान लो दूसरे वाले का निकालना है तो दूसरे वाले के टोटल में से पहले वाले के टोटल को माइनस करना है। ठीक है, अगर हमको चौथे का निकालना है तो चौथे वाले के टोटल में से तीसरे वाले का टोटल माइनस करना। ठीक है, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। अच्छा वैसे ही अगर हमको टोटल यूटिलिटी निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अगर मार्जिनल यूटिलिटीज को आप जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। वैसे ही एक और टर्म हम लोग लिख सकते हैं विच इज एवरेज यूटिलिटी। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड पर यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम्ड। हर एक यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं उससे जो हमको यूटिलिटी डिराइव होती है उसे हम लोग नाम देते हैं एवरेज यूटिलिटी। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड पर यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम।
एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन एन। अच्छा, अब हम लोग को एक लॉ सीखना है बेसिकली, इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा प्रिंसिपल है जो कि हमारे लाइफ में हर एक जगह पर कहीं ना कहीं लागू होता है। हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सा प्रिंसिपल कि एक के बाद दूसरे की कीमत हमेशा कम हो जाती है। एक के बाद दूसरे की कीमत हमेशा कम हो जाती है। जैसे हमने आपसे अभी कहा, एक डोसे के बाद दूसरे डोसे की कीमत कम हो जाती। मेरे पास लिखने के लिए एक भी पेन नहीं थी, एक पेन अगर मिल जाए तो दूसरे की उतनी जरूरत नहीं है, यानी एक के बाद दूसरे की कीमत कम हो जाएगी। आपके पास एक मोबाइल फोन है, दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरा आ जाए फिर भी कुछ तो इस्तेमाल कर ही लोगे उसको, है ना? तो एक के बाद दूसरे की जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है और हर एडिशनल यूनिट पे उसकी यूटिलिटी और कम होती जाती है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। बोले क्या? द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। हर एडिशनल यूनिट की जो यूटिलिटी होती है वो धीमे धीमे करके डिक्लाइन करती जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा बताइए, घटते घटते क्या वो नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी घटते घटते नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके अपने अजम्पशंस हैं जिसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। इसके अपने अजम्पशंस हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट्स दैट as we consume additional units of a good, as we consume additional units of a good, the marginal utility of every additional unit keeps on declining. As we consume additional units of a good, the marginal utility of every additional unit keeps on decline. हर एक एडिशनल यूनिट की जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन करती है। इसके लिए डायग्राम अगर अपने को बनाना हो तो कैसे? इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है MUX। देखो MUX का मतलब समझते हो? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। व्हाट इज MUX? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। फिर उसके बाद इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है MUM। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसे क्या कहेंगे बताओ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये MUX क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X। अच्छा, MUM जो हमने बनाया है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। यहां पे हम लोग ड्रॉ करते हैं यूनिट्स और यहां पे जो कर्व आप बनाते हैं वो लिखते हैं। जैसे MUX बनाया या MUM बनाया तो यहां पे वो लिखेंगे। हमने MUM एक स्ट्रेट लाइन बनाई। बताइए इसका क्या मतलब होता है? प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मनी की जो वैल्यू या मनी की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट है, हालांकि मनी की यूटिलिटी भी असल जिंदगी में बदलती है।
आज अगर आपके पास पैसा ना हो और आपको 100 रुपए मिल जाए तो आपको उसकी बड़ी यूटिलिटी नजर आएगी। जब धीमे धीमे और तुम लोग पैसे वाले बनते जाओगे तो तुम्हारे लिए पैसे की यूटिलिटी घटती जाएगी। अब से फॉर एग्जाम्पल तुम महीने के लाखों रुपए कमाते हो, अब तुम्हें हो सकता है कि 50 रुपए मिल जाए तो उसकी कोई बहुत खास यूटिलिटी नजर ना आए, लेकिन आज अगर तुम्हारे पास में फिलहाल कोई अपनी अपनी खुद की कमाई ना हो और तुमको 100 रुपए मिल जाए, तुमको लगेगा आज तो पार्टी। यस और नो? तो यूटिलिटी ऑफ मनी इन एक्चुअल लाइफ चेंजेस, बट जब हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो वी अज्यूम, ये हमारी अजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज, मनी की यूटिलिटी नहीं बदलती है, ऐसा हमारा अजम्पशन रहता है। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका डायग्राम बनाया आप लोगों ने? यहां पर आपको ये एरिया मार्क करके दिखाना है एज सरप्लस। इसका क्या मतलब है आपको अभी बाद में सिखाएंगे। डेफिसिट, और जहां बीच में ये बनाया गया है इसको आप मार्क कर लेना इक्विलिब्रियम। क्या लिखोगे यहां पे? इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम लोग अभी और लेटर ऑन समझेंगे कि इसका क्या मतलब बनता है। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि ये लॉ के अपने कुछ अजम्पशंस हैं। इतना तो ऑब्वियस है कि हाँ हर अगले यूनिट की यूटिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन इसके अपने कुछ अजम्पशंस हैं। क्या क्या अजम्पशंस हैं इसके? इसके अजम्पशन नंबर 1 कि आपका जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मान लो आज आपने कुछ खाया तो 3 घंटे 4 घंटे बाद वापस से भूख लग जाएगी ना, तो 3 घंटे बाद आपको वापस से भूख लग गई तो वापस उतनी यूटिलिटी हो जाएगी। लेकिन एक के बाद अगर दूसरा खाया तुरंत का तुरंत तो फिर उसकी यूटिलिटी कम नजर आएगी। तीसरा कंज्यूम किया तुरंत का तुरंत तो उसकी यूटिलिटी अगेन और कम हो जाएगी। पहले प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट सस्ता क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन जनरल उसकी यूटिलिटी कम हो जाती। तो इसीलिए पहले शर्ट के बाद आपसे दुकान वाला कहता है कि दूसरे शर्ट पे 50% ऑफ, क्योंकि उसको पता है कि आपको दूसरे शर्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है। तीसरे पे वो आपको और ऑफ देगा क्योंकि उसको पता है कि तीसरे की रिक्वायरमेंट आपको और कम है। यस और नो? तो होता क्या है कि हम लोग यहां पे कहते हैं कि कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, तब तो उसकी यूटिलिटी आपको घटते हुए नजर आएगी। नहीं तो अभी आपने आज पहला खरीदा, 6 महीने बाद दूसरा खरीदोगे तो वापस से आपको जरूरत पड़ गई ना। ठीक है, लेकिन तुरंत का तुरंत खरीदोगे तो आपकी नीड उसकी कम है। तो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगली चीज है कि यूनिट शुड बी सेम। जैसे से फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ जूस, पहली बार आपको सैंपल वाला थोड़ा सा पिलाया गया था और अगली बार आपको फुल ग्लास दिया गया था, तो हो सकता है पहली बार से ज्यादा यूटिलिटी दूसरी बार में हो। पहली बार आपको एक छोटा बाइट दिया गया था, अगली बार आपको फुल साइज दिया गया, तो हो सकता है पहली बार से ज्यादा यूटिलिटी आपको दूसरी बार में मिले। या हो सकता है पहली बार अलग क्वालिटी का था, दूसरी बार अलग क्वालिटी का। तो द यूनिट शुड बी सेम। ठीक है, ये अजम्पशन है। तो पहला क्या है? कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। और दूसरा क्या है बताओ? यूनिट शुड बी सेम, जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक। तीसरा हम लोग इसमें अज्यूम करके चलते हैं, देखो इसी में नहीं, इन जनरल इकोनॉमिक्स में हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर दिमाग वाला बंदा है, कंज्यूमर एक दिमाग वाला बंदा है, तो वो सही तरीके से जज कर पाता है। अगर कंज्यूमर जज ही नहीं कर पाता, जैसे से फॉर एग्जांपल एक ग्रीडी पर्सन, हो सकता है वो जज नहीं कर पाए, उसको ज्यादा में और ज्यादा मजा है। हो सकता है ड्रंक पर्सन, ठीक है, तो वो लोग जज नहीं कर पाते प्रॉपर। तो हम लोग कहते हैं कि कंज्यूमर रेशनल, रेशनल का मतलब जो अपने सही गलत का सही डिसीजन ले सके, तो कंज्यूमर शुड बी रेशनल।
ठीक है, ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं हमारे किसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग एक और चीज इसके अजम्पशन में भी ले सकते हैं या अलग से एक्सेप्शन में भी ले सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज। हम लोग मान करके चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तब तो हम लोग इस लॉ को पूरा का पूरा पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किस बारे में सीख रहे हैं बताइए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बोले क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जैसे से फॉर एग्जांपल आप कोई एक गुड कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आप शर्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं या आप शर्ट्स खरीद रहे हैं। कंज्यूम क्या कर रहे हैं? आप शर्ट्स खरीद रहे हैं और इस समय ऑफर में चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे ना कि आपको कितनी शर्ट की जरूरत है और कितना तक सही रहेगा। हो सकता है कि आपको 3 शर्ट तक खरीदने पे लगे कि सही है, लेकिन चौथे की एकदम भी नीड नहीं है। ठीक है, आपको इस समय 500-500 रुपए की शर्ट्स मिल रही थी जो कि आपके हिसाब से बहुत सही प्राइसिंग थी, तो आपने पहला खरीदा। दूसरे की नीड थोड़ी कम थी, फिर भी 500 के हिसाब से वो सही था। तीसरे की नीड और कम थी, लेकिन फिर भी 500 के हिसाब से सही था। चौथा की नीड बहुत कम थी और 500 रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा था, तो आप चौथा वाला नहीं खरीदेंगे, पांचवा नहीं खरीदेंगे, छठा नहीं खरीदेंगे। तो जहां तक उसको लग रहा है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकता है, वहां तक वो कंजम्पशन करेगा, उसके बाद से वो कंजम्पशन नहीं करेगा। तो क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और इस कारण से वो अपनी सिचुएशन को चेंज करना नहीं चाहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ point, yet is a situation when a consumer is getting maximum satisfaction and he does not want to change its situation. वो अपनी situation को बदलना नहीं चाहता। Consumer equilibrium, it is a situation when a consumer is getting maximum satisfaction, उसको maximum satisfaction मिल रहा है, and he does not want to change its situation. वो अपनी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं करना चाहता। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे एक शब्द है, वैसे ही एक शब्द है आपका कंज्यूमर सरप्लस। कभी कभी क्या होता है, आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है, कभी कभी आपको एक बहुत अच्छी डील मिल जाती है। जैसे हम एक प्रोडक्ट खरीदने गए, वो प्रोडक्ट जो है हमको मिल गया था 110 रुपए में, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 150 रुपए का होगा तो भी खरीद लेंगे। तो हम कितना तक देने को तैयार थे उसके लिए? 150 रुपए तक देने को तैयार थे। बेसिकली हम एक कैलकुलेटर खरीदने गए थे। ठीक है, वो कैलकुलेटर हमको लगा था 150 रुपए तक भी होगा तो खरीद लेंगे, लेकिन वो कैलकुलेटर हमको 110 रुपए में मिल गया, तो हमारी कितने की बचत हुई? 40 की। एज अ कंज्यूमर हमको उससे मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना, हमको वो कंज्यूम करने का मन करेगा। अच्छा, अगले कैलकुलेटर का भी देखेंगे, हो सकता है कि हमको फिर मन करे एक की जगह 2 खरीद ले, है ना। तो हम देखेंगे अगेन कि वो 110 लायक है या नहीं है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो 110 लायक है या नहीं। लेकिन कंज्यूमर सरप्लस क्या? जहां पे आप ज्यादा पे करने को तैयार थे लेकिन कम पे करना पड़ा। जहां पे आप ज्यादा पे करने को तैयार थे लेकिन कम पे करना पड़ा, उसे हम लोग कहते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको कैसे जज करते हैं हम आपको सिखाएंगे, बट दैट सिचुएशन इज 40 रुपए कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन
when a consumer is willing to pay more than what he actually pays. Than what he actually, in such situation, consumer will increase its consumption. वो अपनी कंजम्पशन को और ज्यादा क्या करेगा? कंज्यूमर विल इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। बोले ठीक है हम तक? अच्छा, अब आगे सुनो। हम लोग को जज करना सीखना है कि कब सरप्लस है और कब इक्विलिब्रियम है। ये बताइए, जब हम लोग कोई गुड खरीद रहे हैं तो उसके बदले हम लोग क्या दे रहे हैं? मनी। अच्छा, हम क्या चाहेंगे? हमारे मनी जो हम दे रहे हैं उसकी भी अपनी यूटिलिटी है। हमारा 1 रुपया भी कुछ सेटिस्फैक्शन कैरी करता है, उसका खुद का अपना सेटिस्फैक्शन नहीं, लेकिन उससे हम चीजों को खरीद सकते हैं जिससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हम लोग अपने पैसे की भी कुछ ना कुछ यूटिलिटी कह सकते हैं, और उसके बदले जो हमको गुड मिल रहा है उसकी भी अपनी यूटिलिटी है ना। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में मान लो खाना खाया, या फिर हमने कहीं पे कुछ खाया और हमने कहा कि खाना अच्छा था लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। हो सकता है ऐसा कि हमने खाना खाया, खाना अच्छा था, ठीक था, लेकिन उसके हिसाब से महंगा बहुत था। तो एट दैट मोमेंट वी वांट टू से कि हमारे जो पैसे खर्च हुए उसकी यूटिलिटी ज्यादा थी और जो गुड मिला उसकी यूटिलिटी कम थी। हो सकता है कि कहीं पे हम कहें कि पैसे कम लगे लेकिन यूटिलिटी ज्यादा मिल गई। ठीक है, कल एक ऐसे एक लड़का आया था, वो बता रहा था कि सर हमने ये टी शर्ट 50 रुपए में खरीदी, क्या ये देख करके लग रही है, देखिए इसका फैब्रिक कितना अच्छा, कहीं से किसी जगह से खरीदी थी, किसी मार्केट से। तो बिजनेस ही पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा था। तो बेसिकली वो क्या इंडिकेट करना चाह रहा था कि सर हम तो सरप्लस के सिचुएशन से हैं, क्योंकि ये 50 रुपए की शर्ट अगर हम यहाँ पे बेचें तो फिर लोग हो सकता है कि 400 या 500 रुपए भी देने को तैयार हो जाए, लेकिन हमने इसको 50 रुपए में खरीदा। तो आई वॉज इन अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस बिकॉज द पीपल वर विलिंग टू पे 500 बट आई एक्चुअली पेड ₹50 फॉर इट। So it is a situation when a consumer is willing to pay more than what he actually pays. एक एग्जाम्पल के साथ ना इसको जज करना सीखते हैं। हमने यहां पे लिखा कि उस गुड की प्राइस कितनी है। चलो अपने एग्जाम्पल को ही लेते हुए हमने ले लिया उस गुड की प्राइस है 50 रुपए, ठीक है। और हमने आपसे कहा कि जो आप 1 रुपए की जो आपकी यूटिलिटी है वो कितनी है। हमने कहा आपकी 1 रुपए की यूटिलिटी 10 यूटिल के बराबर है। कितने के बराबर है? 10 यूटिल के बराबर है। अब हुआ क्या, हमको वही 50 रुपए की शर्ट मिल रही थी, होलसेल बाजार था, तो 1 खरीदो, 2 खरीदो, 10 खरीदो, 50 रुपए की देगा। वहां पे आप जाके बार्गेनिंग नहीं करेंगे। हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही अज्यूम करके चलते हैं कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब उसने पहली शर्ट खरीदी, उसको पहली शर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उससे उसको 800 यूटिल्स मिले, ठीक। अब बताइए उसको ये MUX माने गुड एक्स की यूटिलिटी, ठीक है, कितना मिला? 800 यूटिल्स। बताइए 50 रुपए खर्च करके 800 यूटिल मिला। 50 रुपए खर्च करके कितना मिला? 800 यूटिल। अगर इस पे 1 रुपया खर्च करता तो कितना मिलता? MUX बाय PX यानी 800 बाय 500। इस पे 1 रुपए खर्च करता तो 16 यूटिल मिलता। यस और नो? 50 रुपए से 800 तो 1 रुपए से 16, तो हम 10 रुपए हमारे रुपए की यूटिलिटी है। तो मान लो हमने तुमको 1 रुपया दिया यानी 10 यूटिल दिया। बायर क्या कह रहा है? हम तुमको 1 रुपए दे रहे हैं यानी 10 यूटिल दे रहे हैं, और तुमसे जो गुड ले रहे हैं उससे हमको कितना यूटिलिटी मिल रहा है? 1 रुपए से 16, ठीक है। हमने 1 रुपए की एक टॉफी खरीदी, मेरे लिए 1 रुपए की यूटिलिटी थी 10 यूटिल, लेकिन उस टॉफी की जो यूटिलिटी थी वो थी 15 यूटिल।
तो बताइए 1 रुपया दिया यानी दिया कितना 10, जो मिला वो मिला कितना 15, तो हम फायदे में है या नहीं है, फायदे में। इसके लिए हम लोग कंपेयर करते हैं दो फिगर्स को, एम यू एक्स बाय पी एक्स और एम यू एम। बोलो क्या, एम यू एक्स बाय पी एक्स एंड एम यू एम। अगर एम यू एक्स बाय पी एक्स, अगर एम यू एक्स बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एम, इफ एम यू एक्स बाय पी एक्स, एम यू एक्स बाय पी एक्स क्या है, 1 रुपए के गुड की यूटिलिटी, अगर ये ग्रेटर देन एम यू एम है तो हम लोग कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस में। किसमें बताइए, कंज्यूमर सरप्लस। यानी इसको ज्यादा देने को तैयार था लेकिन देना कितना पड़ा, 50 रुपए कम। ठीक है, आपको मालूम है कितने रुपए तक ये दे सकता था, 80 रुपए तक दे सकता था। 1 रुपए का कितना है 10, मिल रहा है कितना 800, तो 80 रुपए तक दे देता तो भी इसको नुकसान नहीं सहना पड़ता। लेकिन दे कितना रहा है 50, उसको मजा आ रहा है, अरे हम तो 80 रुपया भी दे आते, देना कितना पड़ रहा है 50। तो कहता भैया एक और दो, लेकिन एक और से जो उसको यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली 700। अब बताओ 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी 14, अभी भी ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो अभी भी क्या है बताओ, सरप्लस है। ठीक, क्यों, एम यू एक्स बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एम। अगले वाले से इसको मिला 500, अब बताओ क्या है 500 बाय 50 कितना हो गया 10। अब एम यू एक्स बाय पी एक्स इक्वल टू क्या है एम यू एम, यानी अब इसके पास से जा भी रहा है 10 यूटिल, आ भी रहा है, हर 1 रुपए के बदले आ भी रहा है 10 यूटिल। 1 रुपया जो जा रहा है उसकी कीमत 10 यूटिल, 1 रुपए से जो सामान आ रहा है उसकी भी कीमत 10 यूटिल। तो अब उसको लगेगा अरे उतना ही गया उतना ही आया, नुकसान नहीं है, ये तो कंज्यूम करेंगे, लेकिन अब इसके आगे कंज्यूम करने का कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि इसके आगे ये और घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। अब ये सिचुएशन जो आ गई एम यू एक्स बाय पी एक्स की, इसे हम लोग कहेंगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये अच्छा, हम ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, आप लोग अपने राइट साइड में जगह बना करके लिखना, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले यूनिट पे क्या था सरप्लस, दूसरे यूनिट पे क्या था सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, और तीसरे पे क्या है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले ठीक है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कंज्यूमर सरप्लस तक तो नोट किया था ना, ठीक, यहां से नोट करना। अच्छा, एक और यूनिट का हम इसमें एक्सटेंड करेंगे। चौथा अगर इसने किया, मान लीजिए इसको मिलेगा 200, अब और कम मिलेगा ना, देखो एमयूएक्स डिक्लाइन करते जाएगा, तो बताइए 200 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा 4। इस बार एम यू एक्स बाय पी एक्स इज लेस देन क्या एम यू एम, तो इट शुड बी कंज्यूम्ड या शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, it is a situation of deficit, consumer will not consume। तो
तो हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूमर शुड कंज्यूम? 3 यूनिट्स। अच्छा फिर से सुनो, थर्ड यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, 3 यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए? 3 यूनिट्स। ऐसा थोड़ी तीसरी यूनिट दे दो सीधे भैया, 1 2 3, 3 कंज्यूम करेंगे, 3 के बाद नहीं करेंगे। तो ये वो पॉइंट है जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और इसके आगे वो बढ़ना। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या कंडीशन निकल करके आई? व्हेन एम यू एक्स बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एम। डन। चल, अच्छा यहां पर कंज्यूमर सरप्लस अगर हमको कैलकुलेट करना हो, यहां पर अगर हमको दिखाना हो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस तो कैसे करके दिखाएंगे? हम लोग लिखेंगे कि एम यू एक्स बाय एम यू एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी पहले वाली? 800 डिवाइडेड बाय एम यू एम, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 80 यूनिट 1 पे। ठीक है, कितने का सरप्लस हुआ? 800 डिवाइड बाय 80 कितना आ जाएगा? ₹100, यानी 100 तक हम पे करने को तैयार हो जाते। अगर 800 यूटिल मिल रही है, 800 डिवाइड बाय 10 करना था ना, ₹800/10, तो कितना हो जाएगा? ₹80, यानी ₹80 तक हम पे करने को तैयार हो जाते। तो व्हाट इज ₹80? दिस इज व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स क्या है? 50। और ये वो पैसा है जो कि कंज्यूमर एक्चुअली पेज, इतना वो दे रहा है। तो जो सरप्लस है, जो कंज्यूमर सरप्लस है, बताओ वो कितना हो जाएगा? हाँ, 80 - 50 यानी कितने रुपए?
30 रुपीज। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट, ये हो गया अपना कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एक एग्जांपल देते हैं आपको, इसमें आपको फाइंड करना होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे ये बताइए, अगर हम प्राइस ले लें 20 रुपए, प्राइस ऑफ ए का मतलब प्राइस ऑफ गुड ए, पी ए का मतलब प्राइस ऑफ गुड ए, 20 रुपए हो गया। और इसके अलावा कौन सा एक फैक्टर देना होता है, एम यू एम, दिस इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 4 यूनिट्स। और आपने यूनिट्स कंज्यूम किया, तो पहले यूनिट से आपको मिला एम यू ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए इज इक्वल टू 140, 120, 180, 60 और 20। बताइए कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, कहां पे इक्विलिब्रियम होगा? यूनिट 6 पर। कौन सा फ्रैक्शन अपने को निकालना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, हाँ हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एम यू ए बाय पी ए, और किसके बराबर होना चाहिए, एम यू एम के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एम यू ए बाय पी ए। तो एम यू ए बाय पी ए क्या हो जाएगा, 140/27। किससे किससे ज्यादा है, एम यू एम से ज्यादा है, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंज्यूमर सरप्लस की हो जाएगी। अच्छा अगला क्या है, 120/20 कितना हो जाएगा, 6। ये भी सिचुएशन किसकी, सरप्लस, क्योंकि 4 से ज्यादा है। 100/25, ये भी क्या है, सरप्लस। 80/20 कितना है, 4। अब ये बराबर हो गया, तो नाउ दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर 60/23, अब तो डेफिसिट में आ गया, तो ये वाला कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। 20/21, ये वाला कंज्यूम करेगा नहीं, तो कहां तक कंज्यूम करेगा, 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूमर शुड कंज्यूम क्या, कंज्यूमर शुड कंज्यूम 4 यूनिट्स, उसे 4 यूनिट्स कंज्यूम करने चाहिए, it should consume 4 units। ठीक है,
लिख लिया यहाँ तक? एग्जाम्पल लिखा कि नहीं लिखा? हाँ तो एग्जाम्पल्स लिख लिया करिए साथ साथ में। लास्ट वाला लिखना बचा रह गया है क्या? हाँ तो ये वाला भी लिखो। हम लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिखो, हम अकेले मेहनत करेंगे। हो गया? कंज्यूमर शुड कंज्यूम। नेक्स्ट आगे। आगे अब देखिए क्या है कि ये जो हम लोग सीख रहे हैं पूरा का पूरा, ये भी हम लोग इसमें एक कमोडिटी के लिए सीख रहे हैं। यानी हम लोग एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट गुड ए, गुड बी, गुड एक्स, गुड वाई, कुछ भी। वही चीज हम लोग दो कमोडिटी के लिए भी सीखेंगे। यानी अगर आप ए और बी कंज्यूम कर रहे हैं, बी और सी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ए का कितना करना चाहिए, बी का कितना करना चाहिए। ए बी सी कर रहे हैं तो कितना ए का करें, कितना बी का करें, कितना सी का करें, ये चीज भी हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम आपको आज सिर्फ एक लॉ सिखा रहे हैं, और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक है गुड ए, इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 50, और जो प्राइस है वो है 10। और एक है गुड बी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 80, और जो प्राइस है वो है 20। तो बताइए आप किसको प्रेफर करेंगे, ए को या बी को? विच गुड विल बी प्रेफर्ड, ए और बी? वाई ए? हाँ, 10 रुपए में 50 मिल रहा है, और बी में कितना मिल रहा है? 80। कितने रुपए में? 20 रुपए में। आप बी करेंगे, क्यों? हाँ तो बी नहीं करेंगे ना, ए ना करेंगे? हाँ, ए करेंगे। तो विच गुड विल बी प्रेफर्ड? ए। वाई? सिंस mu a by p a is greater than mu b by p b. mu a by p a is greater than mu b by p b. जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए है, इट इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी। तो जिसका रेशियो हायर होता है उसको प्रेफर करते हैं।
तो उस गुड को प्रेफर किया जाता है जिसका रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज हायर। तब तक प्रेफर किया जाता है जब तक ये दोनों आपस में एक बराबर ना हो जाए। जैसे अगली बार अगर इसका मार्जिनल यूटिलिटी 40 हो जाए तब जाकर के हम कहेंगे कि अब ए का कंजम्पशन हम लोग रोक सकते हैं। अब उसके बाद ए या बी कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम ए को तब तक प्रेफर करेंगे जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहेगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, देखो नाम से भी वही है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, इक्वी मतलब इक्वल, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमसे क्या कहेगा, स्टेट्स दैट द गुड विथ हायर मार्जिनल यूटिलिटी, गुड विथ हायर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी प्रेफर्ड फर्स्ट, उसको हम पहले प्रेफर करेंगे टिल mu ऑफ, बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि mu x by px, लेकिन हम कह रहे हैं नॉर्मली क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, mu ऑफ बोथ गुड्स बिकम्स क्या, बोथ गुड्स इज इक्वल। इसके ऊपर और प्रैक्टिस हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ये जो अपना पूरा का पूरा चैप्टर है लगभग हम लोग 3-4 क्लासेस में इसको फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक बोलिए, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय।